अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जो इल्ज़ामात आज से पहले अपोजिशन रहनुमा हुकूमत और हुकूमती इदारों पर लगाते थे, आज वही इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कुछ अरसे पहले तक वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त जहांगीर तरीन हुकूमत के खिलाफ लगा रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। FIA ने पिछले महीने जहांगीर खान तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए थे, जिसके बाद जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली खान तरीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट से रुजू किया। कोर्ट ने जहांगीर खान तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत देते हुए FIA को दोनों शख्सियात को 7 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने सवाल उठाया कि बताया जाए कि सिर्फ उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्यों उनके जानबूझकर चीजें लीक की जाती हैं। जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं है? क्या वजह मुझे भी समझ नहीं आ रही। सर खुसरो मुख्तियार, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत अफसोसनाक दुख होता है कि एक मीडिया ट्रायल की जा रही है कि बाकायदा एक मंसूबे की तहत जैसे लगता है चीज़ें लीक की जाती हैं। जहांगीर तरीन ने यह इल्जाम भी लगाया है कि FIR में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम जानबूझकर डाला गया है ताकि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सके। इन तीनों FIR में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की कीमतें बढ़ने का, ना एक्टिवेशन है ना किसी ने कहा है इस वजह से हो। 6 से 10 साल पहले के ऐसे चीज़ें जो कि कंपनी ने की हैं, फैसले किए हैं कंपनी ने, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। और मगर ये इनका काम भी नहीं। इसको इन्होंने जानबूझ के FIA को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज़ डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। जहांगीर खान तरीन का कहना है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो विक्टिमाइजेशन है। इस पर मजीद बात भी करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आपके मुखालफिन आप पर यह इल्ज़ाम लगाते थे कि सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए एहतसाब को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब आपके अपने रहनुमा जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, सिर्फ मेरी शुगर को टारगेट किया जा रहा है, बाकी 80 मिल्स हैं उनसे कोई नहीं पूछता। तो अब ये इल्ज़ाम आपके मुखालफिन नहीं, आपके अपने लोग आप पर लगा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने ही किसी अजीज़ से सवाल करें। लेकिन मसला ये है कि जब एक चीज़ सामने मंजर आम पे आ जाती है तो देन दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ एक शुगर मिल को टारगेट किया जा रहा है या किसी एक ऐसे शख्स को टारगेट किया जा रहा है। मई 2020 में शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट की नतीजे में कुछ एक्शन पॉइंट्स बनाए गए, एक्शन मैट्रिक्स अप्रूव हुआ। वो इन्हीं शुगर मिल्स ने अदालत में चैलेंज किया, वो तमाम चैलेंजेस ओवरकम किए गए। उसके बाद एक इंक्वायरी रजिस्टर हुई FIA लाहौर जोन में। 2 हुई, एक लाहौर जोन में, एक इस्लामाबाद जोन में। इस्लामाबाद जोन एक्सपोर्ट से मुतल्लिका थी और उसमें अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट से मुतल्लिका क्वेश्चन थे। जो लाहौर में हुई उसमें स्पेसिफिक इंसिडेंट्स थे ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। उसमें JDW का नाम था और 2-3 मिलों का और था। ये वो थे जो इसमें से निकले और इसमें रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया भी थी। फिर जैसे जैसे जो इंक्वायरी कंप्लीट होती गई उसकी FIR, लेकिन जब ये इंक्वायरी रजिस्टर हुई तो फौरी तौर पे 2 मिल्स वाले जो जिसमें एक JDW है और एक अल अरेबिया शुगर मिल थी, ये लाहौर हाई कोर्ट चले गए और एक इंटरिम इंजंक्शन स्टे लेके आ गए। उसको भी परसू किया गया FIA की जानिब से और फिर इवेंचुअली 2020 के आखिर में नवंबर में शायद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया कि जो FIA की इंक्वायरी और FIRs हैं, जो कि चीज़ें उनको तफवीज़ की गई हैं, वो उनके दायरे इख्तियार में हैं और वो इस पर इन्वेस्टिगेट करके FIR काट सकते हैं अगर केस प्रिमा फेसी बनता है। जब वो इंजेक्शंस ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर वो इंक्वायरी जारी रही और उसमें जो इंक्वायरी की आगे कल्मिनेशन होती है वो FIR की रजिस्ट्रेशन में होती है। और FIR की रजिस्ट्रेशन भी इज़ अ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन होनी है। इंक्वायरी अफसर ने अपनी एक रिपोर्ट लिखनी है। अगर उसमें वो मुतमिन होता है कि काबिल दस्तअंदाज़ी FIA जुर्म ज़द हुआ है तो वो चालान कोर्ट में दाखिल करेगा। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है जहाँ पे समन करके जो भी इसमें मिल मालकान हैं उनको बुलाया जा रहा है। ये स्पेसिफिक एक्शन वफाकी काबीना की हदायत के मुताबिक और कोर्ट का टेस्ट पास करने के बाद किया जा रहा है।
एक पर्सन या एक मिल स्पेसिफिक नहीं है। शहजाद साहब, इस हवाले से भी तरीन साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा है कि मेरे जो कारोबारी मामला थे, जो कारोबारी डिसीजन मेकिंग थी, उनको बुनियाद बनाकर मुझ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है ताकि क्रिमिनल कार्रवाई मेरे खिलाफ की जा सके। लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो मामला ये है कि JDW जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उससे मुतल्लिका उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और अगर ये इंक्वायरी गलत होती और FIA की इन्वेस्टिगेशन ना होती और उसकी जुरिस्डिक्शन ना बनती, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, JDW और अल अरेबिया दोनों लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। बड़ी तगड़ी इनकी लीगल टीम थी। डिविजनल बेंच का फैसला है कि ये जराइम जो हैं, जो एलिज किए जा रहे हैं, वो FIA की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो जुरिस्डिक्शन वाला मामला तो ऑलरेडी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट सेटल कर चुकी है इन स्पेसिफिक केसेस के ऊपर। अब आगे आ जाएगी कि उन इल्ज़ामात की जो नोयत है उसमें एविडेंस की, तो ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है जिस पे एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर इसमें कोई भी बंदा बेगुनाह साबित होता है तो मुझे तो ज़्यादा खुशी होगी कि वो बेगुनाह है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगता है कि कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उसकी अगली स्टेज जो प्रोसिक्यूशन की है। तो जो कुछ भी है वो लीगल पैरामीटर्स के अंदर हो रहा है। जिस किसी को एतराज़ है वो दोबारा अदालतों में भी जा जब पहले सकता भी है। आप लोगों ने ये फैसला किया था कि मुख्तलिफ इकदाम लिए जाएंगे जो कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में हकायक सामने आए, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था तरीन साहब ने कि 80 शुगर मिल हैं, सिर्फ 9 का फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है जिसमें 3 कंपनीज मेरी हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं कि किसी और के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप जरा बताइए कि इसमें जो दूसरे लोगों के नाम थे जो हाई प्रोफाइल थे और खासतौर पर आपकी जमात से ताल्लुक रखते थे, खुसरो बख्तियार साहब के फैमिली की मिल का नाम सामने आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो मैं ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि खुसरो बख्तियार साहब उस मिल के ना डायरेक्टर हैं ना शेयर होल्डर हैं, ना ही उनके भाई हाशिम जवां बख्श डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं। एक उनके तीसरे भाई हैं जो ही इज़ वन ऑफ द 3 डायरेक्टर्स जो RYK और अलायंस ग्रुप के अंदर है। वो भी इंक्वायरी रजिस्टर हुई है उसी लाहौर जोन में और उसमें भी कार्रवाई हो रही है। इसी शुगर कमीशन रिपोर्ट में ये कहा गया था कि खुसरो बख्तियार साहब की जो फैमिली है उसकी जो शुगर मिल है उसका एक्सपोर्ट 31% का है, 18% जो सब्सिडी दी गई थी वो उनकी मिल्स को मिली थी। अब आप कह रहे हैं कि खुसरो बख्तियार ना तो डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर है। यहीं पे सवाल उठता है ना कि तहकीकात किस तरह की हो रही है, क्योंकि मेरे सामने जो टैक्स ईयर 2019 जमा करवाया था खुसरो बख्तियार साहब ने, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दी हैं कि 2 स्टार इंडस्ट्रीज में उनके 13 करोड़ रुपए के असासे हैं, उनके शेयर्स हैं। वो खुद अपनी उसमें कह रहे हैं डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में 2019 की है उनकी टैक्स स्टेटमेंट है कि उनकी 13 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं कि उनका ना कोई शेयर है ना वो डायरेक्टर है। शहजाद, मैंने स्पेसिफिकली शुगर कमीशन में 2019 जो कमीशन में जो कंपनी का नाम था वो RIK रहीम यार खान ग्रुप एंड अलायंस है, उसके अंदर जो इनकी फैमिली के शख्स थे उनका नाम था उमर शहरयार, वो शेयर होल्डर थे। ये शायद उसके एनेक्सेस में भी लगा हुआ है जी। अब अगर वहीं पे इसका भी जिक्र है कि इनकी उनमें से एक कंपनी जो है वो 2 स्टार इंडस्ट्रीज की भी है। तो अगर शेयर्स दूसरी कंपनीज में नहीं है, 2 स्टार इंडस्ट्रीज में तो है ना? नहीं, देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि जो 80 से ज़ायद मिले हैं उसका टास्क, उसकी जो फोरेंसिक है और ऑडिट है वो FBR को तफवीज़ किया गया है और वो FBR कर रही है। दूसरा वो हिस्सा है जो शुगर कमीशन ने स्पेसिफिक इंसिडेंट हाईलाइट कर दिए और उनके ऊपर वफाकी काबीना ने एक एक्शन मैट्रिक्स अप्रूव किया और उसके ऊपर देयर डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्शंस, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, कुछ पीनल एक्शंस हैं। पीनल एक्शन जो रिकमेंड किए गए थे वो RYK अलायंस के थे, 2 स्टार्स के नहीं थे। तो वो इसलिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्शंस रिकमेंड किए गए थे जो एक्सपोर्ट से मुतल्लिका थे, दो चीज़ें थी। जो सब्सिडी से मुतल्लिका मामला है वो चूँकि पब्लिक ऑफिस होल्डर का इशू आता है तो वो NAB को भेजा गया था। इस पे NAB को एक बड़ा अभी रिमाइंडर भी भेजा गया है कि वफाकी हुकूमत को बताया जाए कि ये अभी इस वक्त इंक्वायरी किस स्टेज के ऊपर है, क्योंकि NAB डायरेक्टली वफाकी हुकूमत के उसमें ज़ेर निगरानी में नहीं आती है। जबकि FIA वाली जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें भी अभी FIR रजिस्ट्रेशन का मरहला हुआ है। अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होके चलान दाखिल करना बाकी है। हाँ, लेकिन तो देखिए जिस शुगर कमीशन का हवाला बार बार दिया जाता है उसमें जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, RYK ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें ये 2 स्टार भी है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाता है कि उनके खिलाफ क्या तहकीकात होती है तो आप ये कह देते हैं कि वो शेयर होल्डर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उनमें से एक कंपनी पे तो इन्होंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट शो की है। तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पीनल ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर जो कार्रवाई आप कर रहे हैं क्या वो हो रही है इस वक्त?
पीनल हो रही है, RYK अलायंस के खिलाफ तो पीनल हो रही है, उनके ऊपर भी FIA कार्रवाई कर रहा है। जो दो ये तो उनके ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो अलग है, वो तो मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर हाँ, FBR का हो रहा है। 400 अरब से जायद का टैक्स इम्पोज हो चुका है ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर, और इस वक्त 200 अरब के करीब जो है वो स्टेज हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, जो स्पेसिफिक है उस जो अंडर द बुक सेल्स हुई हैं। लेकिन जहां मामला पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आ जाता है या किसी सही। कंपनी के अंदर लेकिन मैं बेनामी, स्पेसिफिकली जानना चाह रहा था कि क्या खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि टू स्टार इंडस्ट्रीज में तो उनकी बाकायदा शेयर होल्डिंग है, या उस कंपनी देखें को एलिमिनेट करके जो बाकी कंपनीज हैं जहां पे उन्होंने जाहिर नहीं कि अपने और उनके कजन्स या उनके भाइयों के वहां पे शेयर्स हैं, उन्हीं की तहकीकात हो रही है सिर्फ? नहीं देखिए, जो जिस कंपनी की तहकीकात जो स्पेसिफिकली अगर आप वो मैट्रिक्स निकाल के देख लें जो वफाकी काबीना ने पास किया, उसके अंदर RYK अलायंस के ऊपर जो थी उसकी मद में मैंने आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस इंक्वायरी का नंबर भी दिया है, जिसके सही। तहत RYK एन अलायंस, JDW और अल अरेबिया, रमज़ान शुगर मिल हाँ, सब के खिलाफ कार्रवाई हो सही। रही है, तो किसी को ये नहीं किया जा रहा इस पर। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, अब आज जो ये बात कर रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब के 8-10 साल पुराने जो हमारे कारोबारी फैसले थे उनकी तहकीक और उसकी बुनियाद पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया। मसला ये है कि ये तमाम इल्जामात बहुत अरसे से डिस्कस हो रहे थे। जहांगीर खान तरीन के हवाले से जो पहली FIR है जिसमें फारूकी पल्प मिल लिमिटेड में 3.14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है, पैसा मुंतकिल किया गया है JWD से, उसका भी जिक्र है उसमें। तो ये इल्जाम तो बहुत पुराने थे, और जब ये भी आया कि इन्होंने इस कंपनी के फारूकी पल्प के इन्होंने कर्जे माफ़ करवाए, तो उस वक्त भी ये खुद भी दिफा करते रहे, पार्टी में थे, इमरान खान साहब भी दिफा करते थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि आपने ऑफशोर असासे कैसे बनाए, जिसकी बुनियाद पर इनको नाअहल भी किया गया। उस नाअहली के बाद भी इमरान खान दिफा करते रहे। तो इतने सालों तक जब ये मामला थे, उठ रहे थे कि कहीं पे कर्जा माफ कराए, कहीं पैसे मुंतकिल करवाए, SECPs की इंक्वायरी थी, तो उस वक्त तो आपकी पार्टी इनका दिफा करती थी। तो इसीलिए आज वो ये कह रहे हैं ना, ये पुराने फैसले, पुराने मामलात हैं, उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब मेरी सियासी सरगर्मियां जो है वो परेशान कर रही हैं हुकूमत को। नहीं देखें, मैं तो इस पे कोई ख़ास कमेंट नहीं कर सकता। बड़ा एक सियासी नौयत का सवाल भी है और एलिगेशन भी है। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसकी एक हिस्सा होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। उसमें अगर आपका पूरा स्टांस ये है कि ये मामला पुराना है और अब दोबारा से उठाया जा रहा है और ये गलत है, तो ये भी स्टांस की जो राइट अप्रोप्रिएट फोरम है वो तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जो आपने अपना 161 का बयान देना है 161 का, तो उसके अंदर होगा। और अगर आपका कोई और डिफेंस है, बिकॉज वो जो अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो तो उसका एक अपना है, और ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुई। ये चीज़ें तो स्पेसिफिक देखिए, 2020 के अवाइल में इंक्वायरी कमीशन बना था, मई 2020 हाँ। में जाके उसकी फाइंडिंग्स आई। उसकी फाइंडिंग्स के बाद स्पेसिफिक जो फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी काबीना ने TORs अप्रूव किए, उसके तहत तमाम इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये अचानक तो नहीं हुआ। सिर्फ अगर हम शुगर कमीशन की मामले से शुरू करें तो इस बात को भी तकरीबन अब लेकिन साल से उसमें आपने सुना होगा ना, तरीन साहब कहते हैं कि क्योंकि मेरी कुछ सियासी सरगर्मियां थी जिसके हवाले से IB ने रिपोर्ट दी और उस बुनियाद पे मुझे निशाना बनाया जा रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जितने फैसले हैं जो मेरी कारोबारी कंपनीज ने किए थे वो तो एक पुराने फैसले हैं, और आई एम श्योर इमरान खान साहब की नॉलेज में होगा कि पहले क्या क्या इल्जाम लगते रहे उन पर। तो उस वक्त तो कभी ये किसी तो ने उनसे सवाल नहीं किया। नहीं शहजाद, ये तो उनकी ज़ाती राय है और मैं नहीं समझता मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ है कि उनकी किसी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ये हरगिज़ उनका अगर ज़ाती ख्याल भी है तो मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है या जो मैं कुछ कह सकता हूँ ये जी। दुरुस्त नहीं है। अच्छा शहजाद साहब, अब ये एक मामला है कि पहले कमेटी बनती है, शुगर कमेटी बनी, फिर कमीशन बनी, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी रिपोर्ट आई, लेकिन जो चीनी की कीमत है वो कम नहीं हो रही है। बीच में हमने देखा कि 3-4 हफ्तों के लिए 80 रुपए तक आई, अब दोबारा 100 रुपए से तजावुज़ कर गई है। सवाल ये आवाम जानना चाहती है कि आप बार बार एक कमीशन बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं और ये दावा करते हैं कि अब चीनी की कीमत नीचे आएगी, लेकिन चीनी की कीमत नीचे आ नहीं रही है। आवाम को इसका रिलीफ कब मिलेगा? आपने तो पिछले साल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि बहुत जल्द मिलेगा। शहजाद, ये तो बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है और ये वो चीज़ है जिसको लेके ही सबसे पहले तो हमें कोई शौक नहीं था कि किसी के कारोबारी चीज़ों में जाके घुस के देखें। अगर निज़ाम दुरुस्त चलता रहता तो इस बात की नौयत ही नहीं आनी थी। और पिछले भी 1 साल से अफ़वाम व तफ़हीम से भी चीज़ें चलाने की कोशिश की गई। आज शुगर मिल एसोसिएशन वालों की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि हमसे बात नहीं की जा रही। जी। हम पिछले 1 साल से उनसे बात कर रहे हैं और बारहा उनसे ये अर्ज़ कर रहे हैं कि आप शुगर की प्राइस, एक्स मिल प्राइस डिटरमिन खुद से करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून में वाज़ेह तौर पे हुकूमतों की है। आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। जब फाइनली इस वक्त भी रमज़ान से पहले हमें इतला थी कि ये सट्टेबाजी के थ्रू
इसकी कीमतें फिर से स्पेकुलेट करने जा रही हैं, हाइट पे जा रही हैं, और उस वक्त जो कीमतें थी वो रमज़ान में 20 से 30% मज़ीद बढ़ाई जानी थी। तो इसलिए ये सारा दोबारा से सट्टेबाजों के खिलाफ भी एक्शन किया गया, और उसमें भी जो शवाहिद सामने आए कि वो सट्टेबाज हवा में बैठ के ये काम नहीं करते, बहुत सारे मिल वाले उनके साथ इसमें मावनत फराहम करते हैं। शहजाद साहब, ये सट्टेबाज 2018 के बाद तो नहीं आया ना, ये पहले भी थे। अब आप ही की कमीशन रिपोर्ट कहती है कि नून लीग के दौर में एवरेज प्राइस जो है 58 रुपीज थी। आप ही की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 190 का आप गन्ना लेते हैं तो जो आपकी एक्स मिल प्राइस है वो 60 रुपए के आसपास होनी चाहिए। अब आप उसको बढ़ा लें तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी सी अगर तसल्ली से बात सुन लेंगे तो बड़ी बात वाज़ेह हो जाएगी। मैं समझता हूँ एक जो चीज़ आज तक नहीं की गई वो थी एक्स मिल प्राइस फिक्स करके हुकूमत उसको नोटिफाई कर दे। क्योंकि देखिए, जब भी चीनी की कीमत, चीनी पूरे साल की 3 से 4 माह के अंदर उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, उसके अंदर कितनी लागत आई है, कितना उसके ऊपर टैक्स लगना है, और कितनी उसके ऊपर खर्चा आना है तरसील का, इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो भी उसमें बनाने वाला है, तरसील में मुआवरत करने वाला है, सबका डिटर्मिन किया जा सकता है। अब हुकूमत ने 2 बड़े अहम काम किए हैं। एक तो स्पेकुलेशन को जुर्म करार दे दिया है, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ स्पेकुलेशन इन एसेंशियल कमोडिटीज़ कानून बना दिया है। दूसरा अहम काम ये है कि जो पंजाब की शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर जारी किया है 25 मार्च से, जिसके तहत जो पूरी इसकी सप्लाई चेन है उसकी मैनेज करनी एक ऑफिस की ड्यूटी लगा दी गई है। क्योंकि पहले ये था कि प्रोडक्शन किसी के ज़िम्मे थी, केन वाला कोई और काम कर रहा था, सप्लाई किसी और की, तो देयर वाज नो वन पर्सन स्पेसिफिक। दूसरा जो और आखिरी जो तीसरा सबसे अहम काम हुआ है, वो हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एक एक्स मिल प्राइस मुकर्रर कर दी है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके तहत अब उसके ऊपर रिटेल प्राइस भी मुकर्रर कर दी है। अब पाबंद होगा हर चीनी बेचने वाला उस कीमत के ऊपर चीनी बेचना। इससे पहले चीनी की कीमत तो ये स्पेकुलेटर्स, ब्रोकर्स ये तय करते थे। अच्छा, कोई ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का भी कोई सिलसिला नहीं था। वो इसी जो पंजाब शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर है इसके तहत तमाम की वो रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुकी है। 150-200 के करीब तो अभी जिसने एक्स मिल 95 रुपए में रिटेलर ने खरीद ली है, होलसेलर ने खरीद ली है, वो फिर कैसे बेचेगा 85 रुपए में? देखें, वो तो अब उसको जो एक्स मिल, इस वक्त तो पहले से कानून था कि 15 दिन से जायद तो आप एडवांस बेच ही नहीं सकते थे, ना खरीद सकते थे। जिस किसी के पास चीनी होगी वो सिर्फ 15 दिन का स्टॉक होगा। रमज़ान से पहले इन टाइम आप ये लागू कर सकेंगे। केन कमिश्नर जो है वो अब रिस्पॉन्सिबल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, और ऑर्डर के अंदर लिख दिया गया है कि तमाम हुकूमती इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर्स वो उसको मावनत करेंगे। और हमारी शहजाद साहब, चीनी की कीमत जिस वक्त थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी, चंद हफ्तों के लिए, उसकी वजह यह थी कि उस वक्त हम चीनी इंपोर्ट कर रहे थे। अब दोबारा ईसीसी ने उस दिन ये फैसला किया कि क्योंकि इंडिया में कीमत कम है इसलिए हमें इंपोर्ट करना चाहिए, इससे एक तो हमारे यहाँ प्राइस प्रेशर कम होगा और दूसरा चीनी सस्ती मिलेगी हमारे लोगों को। लेकिन उस फैसले को बाद में मुस्तरद कर दिया वफाकी काबीना ने, और कल ज़िली कमेटी ने भी कहा कि इंडिया से हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ज़रा बताइएगा, ईसीसी की मीटिंग में क्या सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन को देखा गया था, पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं की गई थी कि हमारे इस वक्त इंडिया से ताल्लुकात क्या है, सियासी और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, और इसके अलावा जो हमारा ट्रेड है इंडिया से वो बंद है? क्या मुकम्मल तौर पे ये इल्म में नहीं था जो ईसीसी मेंबर्स वहां पे ये फैसला कर रहे थे? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी ईसीसी का हिस्सा नहीं होती है, ना ही उनको बुलाया जाता है। लेकिन वो जो भी फैसला था वो एक इकोनॉमिक फैसला है। लेकिन जो एक्चुअली ईसीसी सब कमेटी है कैबिनेट की, वो कोई भी प्रपोजल लेके आती है। बहुत सारे ईसीसी में बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं जो फाइनेंशियल नौयत के होते हैं, लेकिन उसकी अल्टीमेट अप्रूवल जो है, एक एक फैसला जो है वो ज़ेरे बहस आता है, और फिर काबीना जो है जिसके अंदर वो लोग जो ईसीसी का हिस्सा नहीं होते वो भी शामिल होते हैं, वो मिनिस्ट्रीज होती हैं। जैसे फॉरेन अफेयर्स, कश्मीर जो है हमारा एक फॉरेन अफेयर्स उसको देखती है, उनकी इनपुट जो है वो आई। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी, तो उसके बाद ये फैसला हो गया कि जी वो इंडिया चीनी मंगवाना फैसला है। क्योंकि आपको देखिए, आपकी इस वक्त जो पैदावार है उसमें 0.5% शायद कमी है अगले साल की चीनी की पूरी खपत के लिए। तो बेहतर ये है कि बजाय हम साल के आखिर में मंगवाएं, इस वक्त चूंकि मार्केट में लेकिन यहाँ पर इशू ये आ रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं और वजीर आजम भी हैं। तो एज अ कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने समरी को फॉरवर्ड किया ईसीसी को। इमरान खान जानते हैं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर की हैट पहने या वजीर आजम की, कि इंडिया से हमारे क्या ताल्लुकात है। इसके बावजूद उन्होंने फॉरवर्ड किया। लेकिन जब वो काबीना में बैठते हैं एज वजीर आजम, तो फिर उन्होंने उसी समरी को मुस्तरद कर दिया, उसी ईसीसी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तो ये कंफ्यूजन है ना कि एक ही फर्द, एक ही शख्स है जो कि कॉमर्स मिनिस्टर होते हुए समझता है कि इंडिया से ट्रेड होना चाहिए, लेकिन वजीर आजम होते हुए समझता है कि ट्रेड नहीं होना चाहिए।
नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं कि जो एक तो चीज़ ये है कि जो कॉमर्स के मामलात हैं वो रज़ाक दाऊद साहब देखते हैं, और चूँकि वो एडवाइज़र हैं तो कानून के तहत वो समरीज़ को साइन नहीं कर सकते, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से जाती हैं। वो लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब कोई प्रपोज़ल जाती है तो जो ऑप्शंस होते हैं, वो मिनिस्ट्री ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑप्शन एक फ़ोरम के सामने लाज़मन रखने होते हैं। और वो ऑप्शन देखिए, अगर इस वक़्त एक सस्ती चीनी की ऑप्शन थी तो वो रखी एक फ़ोरम के ऊपर रखी गई, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न यही है कि हर चीज़ डिस्कस की जाए, हाँ। हर चीज़ को देखा जाए और उसके बाद फ़ैसला लिया जाए। अगर और ऐसा ही फ़ैसला हुआ ना, जो रज़ाक जी, दाऊद साहब है उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट किया कि मेरी वजीर आजम से बात हुई है इस पे बाकायदा कि हम क्या क्या फैसले ले सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर हमें उन्हें इंपोर्ट करना है। और आप कह रहे हैं कि फैसले एडवाइजर ऑब्वियसली मुशवरा देता होगा, लेकिन समरी पे जब दस्तखत करते होंगे वजीर आजम साहब, क्योंकि वो वफाकी वजीर है बराए कॉमर्स, तो वो पढ़ते तो होंगे ना कम से कम। नहीं देखें शहज़ाद, ये तो नहीं है कि पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक डिसीजन जो है वो ये एक जो प्रपोज़ल है, जब समरी जाती है, समरी प्रपोज़ल होता है, समरी डिसीजन नहीं होता है। वो प्रपोज़ल जाती है एक फ़ोरम के पास कि ये एक ऑप्शन मौजूद है। वो फ़ोरम समझता है कि ये, और वो फ़ोरम काबीना का है। वफ़ाकी हुकूमत काबीना है, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में डिसाइड हो चुका है। काबीना फ़ैसला करती है कि येस, ये तजारती तौर पे तो शायद बेहतर फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर फ़ॉरेन रिलेशंस कंसिडर नहीं होते, बेहतर कीमत डिसाइड होती है। लेकिन सही। काबीना ये फ़ैसला करती है कि नहीं, कश्मीर के इशू की वजह से हमने इस वक़्त इंडिया से अपनी ट्रेड बंद की हुई है, और जब तक वो अपना 5 अगस्त वाला फ़ैसला वापस नहीं लेते, हम ये ट्रेड दोबारा बहाल नहीं कर सकते, चाहे इसका हमें फ़ाइनेंशियल नुकसान भी उठाना पड़े। ये कलेक्टिव विज़डम है फेडरल गवर्नमेंट की, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मेरा ख़्याल है इसके अलावा बाकी बहस तो ये है कि आज चूँकि और कोई स्टोरी ना हो तो हम आज बहस कर लें, वरना अदरवाइज़ तो असल तो फ़ैसला यही है। इशू यही था कि एक शख्स जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है वो आगे भेज देता है समरी, और फिर बाद में वही शख्स जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ईसीसी के फैसले को मुस्तरद कर दिया जाता है वफाकी काबीना की एडवाइस प्राइम पर। मिनिस्टर देखिए, वफ़ाकी काबीना जो होती है उसमें तमाम वफ़ाकी सही। वज़रा और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, तो इट्स अ कलेक्टिव विज़डम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे से शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इसके बाद मज़ीद बात करेंगे इसके साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ऐसा लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ पीडीएम में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और अब लगता है कि पीडीएम में दीगर जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कल पीडीएम का जो इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं शरीक किया गया, और वहां पे दो अहम फैसले हुए। एक फैसला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से जवाब तलब किया जाएगा कि उन्होंने बाप पार्टी के अरकान को शामिल करके यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों बनाया। और दूसरा, इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है कि सेनेट में जो 5 ऑपोजिशन की जमातें हैं वो अपना एक 27 सेनेटर्स का ग्रुप बनाएंगी, और उनके ऑपोजिशन लीडर होंगे अजीम तारर साहब। यानी कि यूसुफ रजा गिलानी को तस्लीम करने से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तस्लीम करने से इन जमातों ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो ही हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकेगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो इजलास सीसी का इजलास होना था वो अब कुछ दिन के लिए मुलतवी हो गया है, क्योंकि सेनेट का इजलास आ गया है। कल हमारा सीसी के इजलास होना था इस्तीफे के मामले पर, मगर कल रात लेट मौके पे सेनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा सीसी जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास बहुत अहम था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना था कि क्या हमें इस्तीफा देना है या नहीं देना है, और पीडीएम में दीगर जमातें इस जवाब का इंतजार कर रही थी। और इसके बाद फैसला ये होना था कि अब पीडीएम का अगला लाएमल क्या होगा, क्या तमाम 10 जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा रह सकेंगी या नहीं रह सकेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सईद, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बिलावल साहब ने बार बार ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि इत्तेहाद बरकरार रहे ताकि हम हुकूमत को टफ टाइम दे सके, लेकिन जो मेन मीटिंग थी आपकी सीसी की मीटिंग, पहले भी जब 16 तारीख को इख्तलाफ हुआ इस्तीफों पर, तो उसके बाद आपने 20 दिन का टाइम दे दिया कि हमारी सीसी 20 दिन बाद होगी। अब आप सेनेट इजलास की वजह से इसको मजीद मुलतवी कर रहे हैं, क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? मेरा ख्याल है शहजाद चेयरमैन साहब ने जब ये बताया कि सीसी की मीटिंग मौखर हुई है तो उसमें उसकी वजह भी बता दी उन्होंने।
लेकिन इसको डिलेइंग टैक्टिक्स कहना मैं समझता हूँ कि इसलिए गलत है कि देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएंगे इस बात को लेकर के हमें इस्तीफे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, तो ये नहीं कहा था कि हम वहाँ से मंजूरी लेकर आ जाएंगे। तो दोनों सूरतों में फैसला मुमकिन था। ये हो सकता है कि सीसी इस बात पे इत्तेफाक कर लेती जी। कि हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, हो सकता है कि वो ये फैसला करते कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। तो अगर तो कोई ये सोच रहा था कि जी वो पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा के कोई ज़बरदस्ती उनसे फैसला करा लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब अप्रोच थी अगर किसी जहन में थी। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और पीडीएम में शामिल जितनी जमातें हैं उनमें नशिस्तों के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, और अगर पॉलिटिकल स्टेक्स की बात करें तो हम पहले नंबर पर हैं। जी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नहीं, ये बात आपकी फोर्स दुरुस्त है। करके दोनों पीपल्स पार्टी ऑप्शंस को आपके फैसला पास करा मौजूद थे सके। और पीडीएम में जो दीगर जमातें वो इसी जवाब का इंतजार कर रही थी ताकि फिर फैसला हो जाए कि आप रहेंगे पीडीएम में, आपके बगैर आगे बढ़ना है। लेकिन वो बार बार मुलतवी हो रहा है। अब इस कोरोना के दौर में तो ये इजलास जो है आप वर्चुअल भी बुला सकते हैं, बड़ा अहम इजलास है, पीडीएम का आगे का लाएमल तय होना है, तो फिर भी इतनी ताखिर क्यों की जा रही है? देखिए, मुझे तो यही पता चला आज के इजलास मुलतवी हुआ है और वजह आपको चेयरमैन साहब ने बता दी है, तो मैं नहीं समझता कि इसको किसी और हवाले से जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन आपको दूसरी तरफ जो पीडीएम की दीगर जमातें, खासतौर पे पीएमएलएन और जेयूआई की मैं बात करूंगा, तो जो तर्ज अमल उन्होंने हुआ है वो किसी एक ऐसी जमात के साथ नहीं रखा जाता जिसके साथ चलना होता है। अगर बारहा ये कहा जाएगा कि जवाब तलब किया जाएगा, तो भाई जवाब तलब करने के लिए तो हमारे पास भी बहुत सारे सवालात हैं, हम भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी एक सियासी जमात को पीडीएम में जो शामिल है उसको ये हक है कि किसी और जमात से शायद जवाब तलब करे, तो फिर हमें भी हक है कि हम किसी जमात से जो है वो जवाब तलब कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो बात चेयरमैन साहब ने कही है वो बुनियादी बात है कि अगर वाकईतन कोई जमातें ये चाहती हैं कि मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत को कोई टफ टाइम दिया जाए, उस हुकूमत से इस मुल्क के आवाम की जान छुड़ाई जाए, तो सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पीडीएम के इत्तेहाद को बरकरार रहना चाहिए और हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कोई जमातें ये चाहती हैं कि जी पीडीएम में से कुछ जमातें निकल जाएं और उसके बाद वो समझते हैं कि जी पीडीएम का दबाव हुकूमत पे हो सकता है, तो फिर ये उनकी राय हो सकती है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जमातें साहब, साथ अभी होंगी। हमारी बात हुई है एहसन इकबाल साहब से, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिस दिन फैसला किया कि बाप के लोगों को मिलाकर हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना है, अमली तौर पे तो पीपल्स पार्टी ने अलहदगी इख्तियार कर ली है पीडीएम से उसके बाद। नहीं शहजाद, मेरा ख्याल है कि ये बात बार बार वजाहत से कह चुके हैं कि अगर तो वो जो 4 सेनेटर्स हैं जिसमें एक का ताल्लुक पीएमएलएन से था, उन 4 को निकाल भी दें हम, तब भी यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं। तो ये कहना कि जी उनके वोटों से बन गए बड़ी गलत बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक शख्स जो ऑपोजिशन की जो सेनेटर्स की फहरिस्त है उसमें उसका नाम शामिल है। पीपल्स पार्टी ने अगर उससे रब्ता किया और कहा कि जी आप हमें सपोर्ट करें, और अगर वो सामने से ये कहे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 लोग और भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी जमात होगी जो उसे कहेगी कि नहीं अगर तुम्हारे साथ 3 लोग हैं तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन तो सईद साहब, इस पर आप ऑपोजिशन को कैसे मुतमईन करेंगे? आपके अपने लोग सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर रजा रब्बानी साहब इतराफ़ कर चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि हमें बाप के उम्मीदवारों को नहीं मिलाना चाहिए था, उनके सेनेटर्स को नहीं मिलाना चाहिए था। आपकी अपनी पार्टी में से जब रिजेंटमेंट है तो ऑपोजिशन को कैसे मुतमईन करेंगे? नहीं शहजाद, देखिए मैंने तो आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं ना, जो हकीकत है वो मैंने आपको बताई है। इस पर पार्टी के अंदर किसी का नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने बाप के लोगों को जाके मिन्नत तरले नहीं किए कि आप इस पे साइन कर दें, ऑपोजिशन में आकर बैठ जाएं। हकीकत ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर पीएमएलएन जाती अपने दिलावर जो उनका सेनेटर है कि जी आप इस पे दस्तखत कर दें तारड़ साहब के पेपर पे, और सामने से वो ये कहता है कि नहीं मेरे पास 3 और भी हैं, तो क्या नून लीग उसको ये कहती है कि नहीं आप 3 की जरूरत नहीं, आप बताइए हमारे पास? ऐसा हो सकते थे ना, बैकग्राउंड क्या है। अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुखालफत में उन्होंने वोट दिया है, सादिक सिंधरानी साहब के कितने करीब है, बातचीत तो कर सकते थे, सादा बात तो नहीं थी। अच्छा, मैं एक और सवाल देता हूँ ना। चले, हमने गलती की, हमने नहीं पूछा कि जी वो ऑपोजिशन की बेंचेस पे बैठना चाहते थे, हमने नहीं पूछा। लेकिन क्या पीएमएलएन जो ऑपोजिशन का हिस्सा थी, पीडीएम का हिस्सा थी, और हुकूमत के खिलाफ एक पूरी मुहिम जारी थी, कैंपेन जारी थी, तहरीक चल रही थी, उस दौरान में पंजाब असम्बली में बैठकर ये सेटलमेंट कर ले कि जी इतनी सीटें तुम्हारी, इतनी सीटें हमारी? क्या उन्होंने पूछ के किया था कि हमने उस पर सवाल उठाया? बेसिकली तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी पीटीआई के दरमियान और पीएमएलएन के दरमियान। सवाल तो हम भी उठा सकते हैं कि जनाब आपने अगर करना ही था तो आप पूछ तो लेते पीडीएम से
पीडीएम की कोई मीटिंग बुला लेते हैं, सामने रख लेते हैं जी हम करने जा रहे हैं। ये फैसला किया है पीडीएम में दीगर जमातों ने कि बाकायदा पीपल्स पार्टी और एएनपी से जवाब तलबी करेंगे। हम पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी जमात वहां बैठ के अपने आप को क्लियर करेगी, जवाब देगी इसका, जब आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा कि बताइए क्यों किया आपने ऐसा। पहली बात तो शहजाद ये है कि किसी ऐसी सियासी जमात को ये हक नहीं पहुंचता जो पीटीएम में शामिल है कि वो किसी और सियासी जमात से जवाब तलबी करे, रिटर्न में शोकाज नोटिस इशू करे। उनको शोकाज नोटिस इशू करने का कोई हक और इख्तियार नहीं है। मुनासिब ये तरीका था कि जो चीज़ें मीडिया के जरिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ उछाली गई, ज़्यादा मुनासिब ये होता है कि सरबराही इजलास होता, उस इजलास में बातें पहले भी होती रही हैं, इसमें बात हो सकती थी कि जनाब ये काम आपने किया है, हमें इस पर एतराज़ है, इसकी वजह क्या हम बता देते शायद। लेकिन तो अगर मीडिया जब अपने आप सेनेटर्स को पूरा कर रहे थे, 31 की लिस्ट तैयार कर रहे थे, उस वक्त कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था ना। कायरा साहब उस वक्त नाश्ता कर रहे थे रायवंड में, बता सकते थे, आप भी मुशावरत कर सकते थे। मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमें तो उन 4 लोगों की शायद जरूरत भी नहीं थी, उनके बगैर भी नंबर्स पूरे थे। हाँ, अगर नंबर्स पूरा करने के लिए हम उन 4 अफराद के साथ मिला के करते तो फिर एतराज में शायद कोई वजन था, लेकिन हमारे नंबर्स तो वैसे 26 में भी पूरे थे। तो अगर कोई 27वां शख्स कहता है कि नहीं मेरे पास 3 और हम 30 हो सकते हैं, तो मुझसे कहेंगे तो मत करो। वो 4 को शामिल करना ही मसला है ना। और अभी खबर ये भी है कि एएनपी भी आपसे शिकायत कर रही है कि हमें दुरुस्त पिक्चर नहीं बताई गई थी, हमें नहीं बताया गया था कि 3 बाप के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, तो उनके भी शिकवे सामने आ रहे हैं। बाप मुझे इसका इल्म नहीं है कि एएनपी क्या कह रही है या क्या उनसे बात हुई थी, लेकिन होता यही है कि जब 26-27 मेंबर्स ने 26 मेंबर्स ने दस्तखत कर दिए थे तो किसी और से बात की गई जिसका ताल्लुक नून लीग से है। अब अगर उसके साथ 3 लोग और थे, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज भी अगर पीटीआई के 3 मेंबर्स उठकर आ जाएं सेनेटर्स, वो ये कहें कि हम ऑपोजिशन में बैठना चाहते हैं, क्या हम ये कहेंगे कि मत आइए हमारी तरफ आप? हम कहेंगे जी बिस्मिल्लाह करें, आगे बैठे हमारे साथ आप, इसमें क्या तो अब आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से जवाब तलबी बनती नहीं है, शो कॉज नोटिस कोई जमात नहीं दे सकती, तो इसका मतलब आप उसका जवाब भी नहीं देंगे? ठीक है, नहीं अब वो तो पता नहीं, पहले तो वो शोकाज करें ना, मैं नहीं समझता हूँ शोकाज कर सकता है कोई। हाल ये है कि अगर हमारी किसी एक्ट के ऊपर शक किया जाएगा, नीयत पे शक किया जाएगा, तो फिर शक करने के लिए हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं। हम सवाल उठा सकते हैं कि कई जमातों ने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों। मैंने आपको एक बताया कि जी इन्होंने इंतखाबात में अलायंस क्यों कर लिया पीटीआई के साथ पंजाब में, सेनेट के नहीं करना चाहिए था अगर पूछे पीडीएम से, लेकिन किया उन्होंने। लेकिन मौलाना साहब खुद देखे धरना लेकर गए थे, धरना लगाया था, आज़ादी मार्च उन्होंने किया था, उन्होंने खुद माना है कि मुझे यकीन दहानी कराई गई थी। क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकता हूँ कि किससे आपकी डील हुई थी, वो किसने आपको यकीन दहानी कराई थी? कोई तो थी ना, कहीं बात तो हुई थी, तो बताएं पूरी कौम को किसने। तो अब आप जो बातें कर रहे हैं वो तो पीडीएम बनने से पहले की थी, उसको अगर आप उछालना चाहते हैं तो ये भी कहेंगे कि हमारी बलूचिस्तान हुकूमत क्यों गिराई, जरदारी साहब ने दावा किया, पूरा भी करके दिया। शहजाद बात ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने तो ये बातें नहीं की ना। अगर कोई हमें चार्जशीट करेगा किसी ऐसी बुनियाद पर, ऐसी बात पर जो हम समझते हैं गलत है, पीपल्स पार्टी तो पूरी सिंसियरिटी के साथ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी। कोई जमात इतनी तैयारी नहीं कर रही थी जितनी हम कर रहे थे। अगर हमारी नीयत ना होती तो हम तैयारी करते क्या? सही। मैं कराची का सदर हूं, मुझे पता है हमें क्या हिदायत थी, हम किस तरह तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो सही साहब, एक और फैसला ये कल हुआ है कि अब वो ऑपोजिशन जो जमातें वो 27 अपने सेनेटर्स का एक अलग ग्रुप बनाएंगी और वो कह रहे हैं कि आजम नजीर तारर हमारे जो है ऑपोजिशन लीडर होंगे। वो तस्लीम नहीं कर जाती साहब को, तो ये आपका फाइनल फैसला है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप शहबाज शरीफ को भी नहीं तस्लीम करेंगे? ये फाइनल फैसला है पीपल्स पार्टी का? शहजाद देखें ना, अगर कोई जमातें ये चाहेंगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ना चलें और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो अपना कोई अलायंस बना लें या कोई एक और इत्तेहाद बना लें, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते ना। लेकिन ये तो कोई नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो पूरी कैंपेन करें, हम पर इल्जामात लगाएं और हम चुप के बैठे। ऐसा नहीं होगा। टिट फॉर टैट होगा। क्या शहबाज शरीफ को भी तस्लीम करने से आप इनकार कर देंगे, जो कि नवीद कमर साहब ने कहा भी था कि ऐसा करेंगे हम? हमारे पास कोई जवाब रह जाएगा उसके बाद कि अगर वो सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के शख्स को ना माने, हालांकि पीपल्स पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, अगर उसको ना माने, और हमारे पास क्या फिर पाबंदी हम पर कि हम नेशनल असेंबली में एक ऐसे शख्स को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माने जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है। तो अब सवाल ये है सईद गनी साहब, पीएमएलएन आपसे खुश नहीं है, जेयूआई आपसे खुश नहीं है, एएनपी के खबरें आ रही है वो खुश नहीं है, मुस्तफा नवाज खोकर रजा रबानी इस फैसले से खुश नहीं है, सबको नाखुश करके पीपल्स पार्टी किसको खुश करना चाह रही है? अगर पीपल्स पार्टी ने खुश करना होता तो मेरा ख्याल है कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट भी आसानी से बन जाते, और बहुत सारी चीज़ें थी जो पीपल्स पार्टी को हासिल हो जाती हैं। हमारे खिलाफ इतने केसेस भी ना बनते, हमारी लीडरशिप जेलों में भी रह जाती, हम सारी चीज़ें पहले ही कर सकते थे। अगर इतना कुछ करने के बाद हमें किसी को खुश करना है
तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मैं अक्ल पे मातम ही कर सकता हूँ लोगों के जो ये सोच रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर अगर किसी के सवालात हैं, सीसी की मीटिंग होती है और इजलास होते हैं, लोग सवालात उठाते हैं, हमारी पार्टी में कोई सही। किसी का गला नहीं घोटा जाता है, लोग उठाते हैं आवाज, हम जवाब देते हैं, मुतमईन करते हैं, तसल्ली हो जाती है। बहुत लेकिन जमात बहुत को बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग क्या समझती है, सीसी का इजलास दोबारा मुलतवी किया है पीपल्स पार्टी ने, इसकी वजह क्या है और क्या अब पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार रहेगा या पीडीएम अपने तौर पर ही कोई फैसला कर लेगी? एक ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ये कहा है कि पीडीएम को कायम रखना पड़ेगा। अपोजिशन पार्टीज में अगर इत्तेहाद होगा तो ही हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज ये भी कहा है कि सीसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी जो पहले 4 अप्रैल को और फिर 5 अप्रैल को होनी थी, वो कुछ देर के लिए अब मौखर कर दी गई है क्योंकि हुकूमत ने सेनेट का इजलास बुला लिया है। और साथ ही आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो जीत थी, जैसे वो इमरान खान को नहीं हजम हो रही थी, इसी तरह पीएमएलएन के दो हजम नहीं हुई ये जीत। यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हजम नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए और हमें छोटे छोटे जेलसीज़ की वजह से इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फ़ैसले लेने चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि हर वक्त आर या पार की सियासत नहीं हो सकती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 16 मार्च को आप लोगों का आखिरी इजलास हुआ था जिसमें इत्तेफाक नहीं हो सका इस्तीफों पे और फिर जो लॉन्ग मार्च था उसको मौखर कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी ये कहा था कि हम अपना सीसी का इजलास बुलाएंगे। फिर तकरीबन 20 दिन बाद उन्होंने सीसी का इजलास रखा था 4 अप्रैल को, फिर उन्होंने कहा 5 अप्रैल को होगा। अब वो कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ेगा क्योंकि सेनेट का इजलास आ गया है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सीसी का इजलास, जिसमें उन्होंने फैसला करना है कि इस्तीफे देने या नहीं देने हैं, उसको जानबूझकर डिले कर रही है? शहजाद, मेरे ख्याल में अब शायद पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो अपनी सियासत पीडीएम के इत्तेहाद से अलहदा करने चाहते हैं, क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव उन्होंने किया है वो भी पीडीएम की जमातों से हट के बाप पार्टी, जमात इस्लामी और एएनपी के साथ एक नई कोलिशन बनाई है और सरकारी बेंचेस के जो बाप पार्टी है उसके साथ मिलकर उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिफिकेशन हासिल किया है। इससे पहले भी जब पीडीएम का इजलास था तो 10 में से 9 जमातें एक तरफ थीं और उन्होंने अकेले वीटो किया इस्तीफे देने की ऑप्शन को। अगरचे हमारा सबका ये ख्याल था कि ये हुकूमत और निज़ाम इतना बुसीदा हो गया है कि अगर हम एक कारी ज़रब मिलकर इस्तीफों की लगाएंगे तो ये गिर जाएगा। और फिर इसके बाद अब जो उन्होंने 4 तारीख का इजलास था वो भी मुलतवी कर दिया है, जिसके बारे में उन्होंने पीडीएम क़यादत को बताया था कि हम अपना हतमी फैसला देंगे। मैं इसके साथ साथ जो बिलावल साहब ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत हजम नहीं हो रही मुस्लिम नून के कुछ लोगों को, तो बिलावल साहब को मैं ज़रूर ये याद दिलाना चाहूँगा कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की 60 या 61 नशस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून की 81 नशस्तें हैं और इसी तरह पीडीएम की दीगर जमातों की भी 15 के करीब जेयूआई और एमएमए की नशस्तें हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के 81 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को न पड़ते तो वो क़यामत तक सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे। इसी तरह सेनेट के गालिबन वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने की बात कर रहे थे कि वो हजम नहीं हो रहा नून लीग के दोस्तों को। नहीं, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो अगर उन्होंने अपने जोरे बाजू से हासिल की होती तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन हमें ये बात हजम नहीं हो रही कि वो जमात जो हमारी शरीक सफर थी कि हमने इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी की जदोजहद लड़नी है, वो बाप पार्टी के साथ जाके मिल गई। तो ऐसा ये मुलतवी करना अपने सीसी के इजलास को, बाप पार्टी किसने बनाई है और किसके कहने पे वो चलती है। सीसी इजलास को दोबारा मुलतवी करना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स नजर आ रही है आपको पीपल्स पार्टी की जानिब से? मैं समझता हूँ कि ये तो वाज़े तौर पे पीडीएम के लिए पैगाम है कि हम किसी जल्दी में नहीं हैं और हम आपको कोई अपना हतमी जवाब नहीं देना चाहते,
तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि वो जद्दोजहद जिसको हमने इतनी मेहनत के साथ पूरे पाकिस्तान में सियासी कारकुनों ने, चारों सूबों में, हर जमात ने इसको मंतकी अंजाम तक लाया था, जब हम बी में पहुंचे गोल करने के करीब, तो वहां पे पीपल्स पार्टी ने जो है खेल से निकलने का फैसला कर लिया और बाकी भी जद्दोजहद को उन्होंने सबोटाज किया। इस पे हमें दुख है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक जमहूरी जमात है, माजी में उसने भी जमहूरियत के लिए काम किया, उसके अंदर बड़े डेमोक्रेट्स हैं, इसलिए हमें इस पे जरूर दुख है और तकलीफ है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, अब आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे कि जब पीपल्स पार्टी की सीसी होगी इसके बाद कोई फैसला करेगी पीडीएम, या अब इंतजार किए बगैर पीडीएम अपना लाएबल का ऐलान कर देगी पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से, और बिलखसूस पीपल्स पार्टी के हवाले से? देखिए, पीडीएम की लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी से जवाब तलब किया है कि वो बताएं कि उन्होंने पीडीएम के फैसलों के बरखिलाफ और सरकारी पार्टी के साथ मिलकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा क्यों हासिल किया है। और मैं समझता हूं कि पीडीएम का जो अगला सरबराही इजलास है वो इस बारे में हतमी फैसला करेगा, लेकिन ये जद्दोजहद हम किसी को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते कि किसी भी एक सियासी जमात की मंशा और मर्जी के मुताबिक 9 जमातें या 8 जमातें जो हैं वो उसके ताबे होके चलें। जो भी पीडीएम की जमातों की अक्सरियत जो यकसू हैं इस जद्दोजहद में, वो अपनी जद्दोजहद को आगे लेकर लेकिन देखिए ये बात तो ऐसे बात साहब वाज़ेह है ना कि पीपल्स पार्टी खुद तो ये इत्तेहाद नहीं छोड़ेगी। शायद वो ये जरूर चाह सकते हैं कि आप उनको अलहदा कर दे पीडीएम से, जिसके बाद वो एक विक्टिम भी बन जाएंगे, विक्टिम पार्टी बन जाएगी। खुद तो वो नहीं छोड़ेंगे पीडीएम को, इसलिए फैसला तो आप नहीं कर रहे हैं ना। मैं समझता हूं कि जब उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल करने के लिए पीडीएम के फैसले को खिलाफ वर्जी की और जमात इस्लामी और बाप पार्टी और एएनपी के साथ मिलकर एक नई सफबंदी बनाई, तो अमलन पीपल्स पार्टी ने अज खुद पीडीएम को छोड़ने का ऐलान कर दिया। सही है, तो अब बाकायदा कोई फैसला पीडीएम नहीं करेगी कि पीपल्स पार्टी को हमने रखना है या नहीं रखना है, आप इंतजार करेंगे उनकी सीसी का? जी, मैं समझता हूं कि अब इस पे जो लीडरशिप है वो गौर करेगी, पीडीएम का सरबराही इजलास। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब अमलन लगता यूं है, आसार ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अलहदा सियासत करने का फैसला कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद है। कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने अमलन ये फैसला कर लिया है कि वो अलहदा सियासत करेंगे, पीडीएम से बाहर आ जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।